हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और आज का जो वीडियो रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू बिहार जुडिशियल सर्विसेज। जैसे आप सबको पता है कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज की बात की जाए तो इस टाइम पे आपके पेपर चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है या कहीं ना कहीं वो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपका 32nd बिहार जुडिशरी का पेपर है और स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर 33rd बिहार जुडिशरी। तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी बात की जाती है जनरल साइंस है या जनरल स्टडीज है, दोनों ही एक बहुत ही कहा जाए ना, स्टूडेंट्स को डर लगता है कि भाई ये कैसे होगा, ये अलग ही कुछ लेवल है या ये है। तो इस चीज के लिए देखिए, हमेशा से जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं 33rd के लिए, 33वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए, या जो अभी आपके लॉ अभी शुरू ही कर रहे हैं या लॉ कर रहे हैं, लास्ट ईयर है या सेकेंड लास्ट ईयर है, अभी से कोशिश करिए कि एनसीईआरटी पे अपना फोकस बना के रखिए। क्योंकि डोंट गो विद दैट पर्टिकुलरली कि भाई कुछ एक वो कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट वाली जो चीजें होती है कि हाँ चलो ये पक्का पकाया मिल गया, पढ़ लिया, उन सब चीजों पे मत जाओ। प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ो, सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो पूरा पेपर है ये उसी कंटेंट से आया है जो हम लोगों ने शेयर किया है, टेस्ट सीरीज से भी आया है, तो वो भी आप कहेंगे तो वो भी दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो वीडियो पूरा रहने वाला है दैट विल बी रिलेटेड टू एलिमेंट्री जनरल साइंस का जो पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर आंसर की दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। इसमें आपको 5 सेक्शंस करने होते दिए जाते हैं और 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन करना होता है, ठीक। सेक्शन ए की बात करें, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है डिफाइन द फॉलोइंग फ्यूल गैस, ईंधन गैस क्या होता है। तो यहाँ पे बात किया जाए, ये आपकी आंसर की है। यहाँ पे ईंधन गैस क्या होता है इसको देखते हैं। तो फ्यूल 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो फ्यूल गैस ये वो गैसेस होती है विच कैन बी बर्न और कंबस्टेड टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी। भाई जो भी फ्यूल गैस है, भाई फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन की तरह यूज कर रहे हैं। अब ईंधन या तो हम एनर्जी के लिए यूज करेंगे या हम हीट के लिए यूज करेंगे। तो दैट इज द थिंग। अब जब हम बात करते हैं कि फ्यूल गैस जो होता है, जैसे सीएनजी हो गया, सीएनजी हम कार में यूज कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यही गैस जब हम यूज करते हैं सिलेंडर फॉर्म में, किचन में यूज करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, खाना पकता है। तो यहाँ पे फ्यूल गैस इज लाइक कि भाई वो या तो हम उसे जला रहे हैं, या जो जला रहे हैं कंबस्ट कर रहे हैं उससे या तो हीट मिल रही है या एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट आता है दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग और inanimated elements of any ecosystem such as soil, rock, water, air। देखिए, एबायोटिक निर्जीव ऑलरेडी लिखा है, तो एबायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक जिसमें जान नहीं है। तो वो कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के जिसमें जान नहीं है। तो जिसमें किस किस में जान नहीं होती है इकोसिस्टम का, इट इज अ पार्ट, बट उसमें आप कह सकते हैं कि लिविंग नहीं है। तो सॉइल हो गया, रॉक हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये चीजें। फिर नेक्स्ट आता है आपका दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स, एल्गी या कोई और बैक्टीरिया हो गए जो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इनटू ग्लूकोज, अ फॉर्म ऑफ शुगर एंड ऑक्सीजन यूजिंग क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। तो बेसिकली बना क्या रहे हैं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और किसके प्रेजेंस में यूज करते हैं? क्लोरोफिल आपकी पत्तियों में होता है, सनलाइट इस पे पड़ती है तो रिएक्शन होता है और बनाते क्या है? दे फॉर्म्स ग्लूकोज विच इज अ काइंड ऑफ शुगर प्लस O2। तो ये आपका पूरा फोटोसिंथेसिस होता है। तो लिटरेचर लिख दो, ये रिएक्शन लिख दो, बहुत बढ़िया से आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड्स वो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जहां पे एटम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाए
और ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स आप कहाँ देखने को मिलेंगे, दैट विल बी अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, तो रेस्पायरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच द ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड इससे एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द फूड एंड टिपिकली इन्वॉल्व्स कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग अस प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स एंड न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पेशली ये क्यों किया जाता है, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। नेक्स्ट आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर जहां पे लिक्विड जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू वेपर्स। तो अगर वाटर है तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट आता है आपका फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और इसमें होता क्या है कि जिससे कि शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में या किसी ऑर्गेनिक एसिड में यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज ईस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और ये कॉमनली यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड लीवनिंग ऑफ ब्रेड। लीवनिंग ऑफ ब्रेड मतलब हो गया जब ब्रेड को फुलाना होता है, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑल्सो फर्मेंटेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मायोपिया और ओजोन लेयर डिप्लीशन पे। तो देखिए मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस होता है। तो ये बेसिकली एक कंडीशन होती है इन विच द पर्सन इज एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। जो पास में ऑब्जेक्ट्स रखे हैं आप उसे तो बहुत क्लियरली देख लेते हो, लेकिन जो दूर की चीजें हैं उसे आप अच्छे से नहीं देख पाते हो। तो बेसिकली देयर इज अ टू मच कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, दैट इज वाई ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत की क्षरण। तो यहाँ पे बेसिकली क्षरण, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसमें से काफी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होता है दैट इज रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक ओजोन लेयर से कवर्ड है, जिससे होता क्या है कि सन की जितनी भी जो हमारा सन है उसकी जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है विच आर हार्मफुल फॉर आवर स्किन, जैसे अगर स्किन पे पड़ गई तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए एक ओजोन लेयर हमारे इंडिया, हमारे अर्थ के आसपास बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिप्लीट हो रही है डे बाय डे। एंड क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, जैसे कि आपके CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन हमारे अर्थ सरफेस पे आ रही है और कहीं ना कहीं ह्यूमन को परेशान कर रही है। स्किन डिजीजेस, जहां जहां पे डिप्लीशन ज्यादा हुआ है स्किन डिजीजेस देखने को मिली है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला है फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, फर्टिलाइजर क्या होता है, एवरीवन नोज भाई, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिससे कि जो आपके सॉइल में या प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर कोई चीज आप केमिकली डाल रहे हो तो दैट इज अ फर्टिलाइजर, और इसमें मेनली आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कोई अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर बेसिकली होता है कि जैसे कंपोस्ट हो गया, एनिमल डंज हो गया एंड प्लांट रेजिड्यू है, तो उन सबको इकट्ठा करके जब हम उसे सॉइल में मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिकली आपके न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं एंड दे इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड द ऑर्गेनिक मैन्योर। नेक्स्ट आता है आइसोटोप एंड आइसोबर। ये आपसे आइसोमर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। तो आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो आइसोटोप होता है वो सेम एलिमेंट का होता है, ठीक है, दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
in the nuclei which results in the variation of atomic masses. आइसोबार क्या होता है? तो ये बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिनका सेम टोटल एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट होता है, और जिसकी वजह से सिमिलर मास तो होता है लेकिन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो पूछा गया है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्च। तो ये क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अब जैसे आपने तवा गरम है, उस पर आपने हाथ रखा तो एकदम से आपने पीछे खींच लिया, तो दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा नहीं है कि पहले ब्रेन तक सिग्नल, वो इतना जल्दी होता है ना कि आपको वो अपने आप ही ऐसा लगता है अरे ये तो अपने आप हो गया, लेकिन ब्रेन तक सिग्नल इतनी फास्ट पहुंचता है, माइक्रो सेकेंड्स में पहुंचता है कि वो बहुत जल्दी आप जल नहीं पाते हो, ठीक है। तो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इनवॉलेंटरी एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। इनवॉलेंटरी क्या होता है और वॉलेंटरी क्या होता है? देखिए, वॉलेंटरी वो होता है जहां पे आपको करनी पड़ रही है। अब जैसे हम अपनी आईज ब्लिंक करते हैं, पलक झपकाते हैं, वो इनवॉलेंटरी है, हम उसे कैलकुलेट नहीं करते, अच्छा नहीं अब हमें पलक झपकानी है या अब हमें सांस लेनी, ये अपने आप होता है। तो दिस इज इनवॉलेंटरी एक्ट। लेकिन अगर हमें ये बुक उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है तो दैट इज अ वॉलेंटरी एक्ट। तो वॉलेंटरी एक्ट होता है जो आप करना चाहते हो, जो आप खुद इंटेंशनली कर रहे हो, और जो इनवॉलेंटरी होता है जो अपने आप हो रहा है, जिसमें आपका कोई दिमाग नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो वो आपका इनवॉलेंटरी एक्ट है एंड इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ सेंसरी रिसेप्टर। जैसे आपने तवे पे हाथ रखा, गरम तवा था, आपने एकदम से पीछे खींच लिया, अ नर्व पाथवे एंड अ इफेक्टर लीडिंग टू अ क्विक ऑटोमेटिक रिएक्शन विदाउट कॉन्शियस थॉट। बाद में समझो कि अरे मेरा हाथ जल गया, इतना गर्म था, ये था, वो अपने आप पहले पीछे हो जाओगे आप, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है? जैसे ही आपने गरम तवे पे हाथ रखा या गरम प्रेस पे आपने हाथ रखा है तो एकदम से आप पीछे आए, तो बेसिकली रिफ्लेक्स जो आर्च होता है ये एक न्यूरल पाथवे होता है दैट मीडिएट्स द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को किस तरह से काम करना है वो रिफ्लेक्स आर्च बताता है, और इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, समटाइम्स मोटर न्यूरॉन्स होते हैं अलॉन्ग विद द इफेक्टर्स। तो ये आपका रिफ्लेक्स आर्च होता है। अगला जो आपसे डिफरेंस पूछा गया था दैट वाज एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है? तो भाई देखिए, अगर आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी है और इस बॉडी में कोई बाहरी तत्व आता है, जैसे ये है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है, मॉलिक्यूल आता है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपकी सेना तैयार हो जाती है। तो दैट सेना इज नोन एज एंटीबॉडी। और ये जो बंदा आ रहा है बाहर से, फॉरेन जो मॉलिक्यूल आ रहा है जिसने स्टिमुलेट किया इम्यून सिस्टम, दैट इज नोन एज द एंटीजन। तो एंटीजन इज द फॉरेन सब्सटेंस एंड एंटीबॉडी इज कह सकते प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जो कि आपका क्या है? एक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन। तो ये चीज मानिएगा कि भाई ये तो हो गया बाहर से आया हुआ आतंकवादी, हमने अपनी सेना लगा दी, दैट इज द एंटीबॉडी, ठीक। नेक्स्ट आता है विटामिन एंड मिनरल में डिफरेंस। तो विटामिन क्या होता है, मिनरल क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो इनके कंपोजिशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। विटामिन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं दे आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बॉडी को दोनों की जरूरत होती है। अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन की बहुत छोटी सी क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसमें हमें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है इन कंपैरिजन टू द विटामिन। जो हमारा विटामिन होता है वो मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, और ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बोन हेल्थ के लिए, जैसे कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, फ्लूइड बैलेंस के लिए, नर्व बैलेंस फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए अगले उस पे आते हैं। तो ये हमारा सेक्शन ए खत्म हो चुका है, सेक्शन बी पे आते हैं। आई थिंक इसको इतना लंबा दिए बिना पार्ट्स में डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन बी। थैंक यू सो मच।